Bismillahirrahmanirrahim, dear students, welcome to my YouTube channel Handy Physics. Please don't forget to like the video, subscribe the channel and press the bell icon. Dear students, हमारा आज का लेक्चर है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में, यानी आज हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 में हम गाज़ लॉ की एप्लीकेशन डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, यानी उसकी जितने भी मैथमेटिकल डिराइवेशंस थी, उसकी बिहाइंड थ्योरी फैक्टर्स, हम सब कुछ डिटेल के साथ कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड दिस लेक्चर इज़ इक्वली फ्रूटफुल फॉर एवरीवन। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज जिन चीज़ों का जिक्र हम करने जा रहे हैं, जिस चीज़ों को हम कंसेप्चुअली आज अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, वो चीज़ें ऐसी है कि इनसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर ख़ास वाम का वास्ता पड़ता है। वो चीज़ें है क्या? इनमें सरफेस जो है वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, उन सारे जो टर्म्स है उसके ऊपर डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे, उस पर बहस करेंगे। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, ये दो ऐसी ही टर्मिनोलॉजीज है जो हर रोज़ किसी न किसी तरीके से हमारा इनसे वास्ता पड़ता है। इसकी मिसाल मैं यूँ दे सकता हूँ। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन है, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो हो इलेक्ट्रिक वाटर पंप हो, चाहे वो एयर कंडीशन हो, तो उसको जब भी आप चलाना चाहते हैं तो पहले आप चेक करते हैं कि आपके घर में वोल्टेज कितनी आ रही है, यानी आपके घर का जो वोल्टेज है वो इस इलेक्ट्रिक मशीन के लिए कंपैटिबल है या नहीं है। अब कंपैटिबिलिटी क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, हर इलेक्ट्रिक मशीन के ऊपर वोल्टेज की एक लिमिटिंग वैल्यू लिखी होती है, यानी वो लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? इस इलेक्ट्रिक मशीन को आप कम से कम वोल्टेज या ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज, कितनी वोल्टेज या एन बिटवीन कितनी वोल्टेज से आप ये मशीन चला सकते हैं। देखिए, अगर उस लिमिटिंग वैल्यू वोल्टेज की जो है उससे अगर आप एक्सीड करते या नीचे आते हैं तो मशीन ख़राब हो सकती है, उसको नुकसान पहुंच जाता है। सही है। तो अब ये वोल्टेज बेसिकली है क्या? जो हर इलेक्ट्रिक मशीन को चाहिए होती, और उसके ऊपर जो लिमिटिंग वैल्यू लिखी होती है वो इसलिए लिखी होती है कि अगर आप उसको जो वोल्टेज दे रहे हैं तो वो वोल्टेज इस इलेक्ट्रिक मशीन की कंपैटिबल हो, तब वो चल सकता है और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होती है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप बाज़ार जाते हैं और एक बैटरी अपने लिए ख़रीदते हैं तो दुकानदार आपसे पूछता है कि आपको कितनी वोल्ट की बैटरी चाहिए होती, 9 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, कितनी वोल्ट की बैटरी आपको चाहिए। बैटरी तो आप जानते होंगे, यूजुअली स्टूडेंट्स, बैटरी होता क्या है? बैटरी क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल, a group of cells connected in series। क्लियर? यानी अगर हमारे पास सेल्स हैं, 2 है, 3 है, 4 है, और उसको अगर हम सीरीज वाइज कनेक्ट करें तो जो ओवरऑल इफेक्ट है, जो ओवरऑल स्केच बनाएगा, जो ओवरऑल बॉडी बनाएगी, उसको हम नाम देते हैं बैटरी की। याद रखिए, किसी इंडिविजुअल सेल को भी आप बैटरी कह सकते हैं। सही है। अगर मेरे पास कोई एक सेल ये हो और एक ये हो और एक ये हो, तो इन तीनों को मैं सीरीज वाइज कनेक्ट करो तो ये क्या बना देगा? ये बैटरी बना देगा। ठीक है। अब स्टूडेंट, ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या है उसको हम आगे पढ़ेंगे, कैपेसिटर में, रेजिस्टर में सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। तो अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जब बाजार में आपसे दुकानदार पूछता है कि आपने कितनी वोल्ट की बैटरी आपको चाहिए, तो आप ये आपकी यूज़ पर डिपेंड करेगा कि मुझे 9 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए।
अब ये बेसिकली ये वोल्ट क्या है, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस असल में बैटरी की दो ही टर्मिनल्स होते हैं ना। अगर आप लेट्स से दिस इज अ बैटरी, क्लियर। अब बैटरी का सिंबल क्या है, ये बैटरी का सिंबल है। ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो थोड़ा उसकी जो लाइन है थोड़ी बड़ी होगी नेगेटिव टर्मिनल से। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उन दो टर्मिनल के बीच जो डिफरेंस है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। देखिए जो 12 वोल्ट हम कहते हैं, 5 वोल्ट हम कहते हैं, 9 वोल्ट हम कहते हैं। तो ये बेसिकली इन दो टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, जो वोल्टेज का डिफरेंस है, ये वही शो करता है 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 9 वोल्ट का। ठीक है, अब ये चीजें है क्या, जैसे देखिए हम तो कहते हैं ना वोल्ट, वोल्टेज, यू वो, लेकिन बेसिकली ये चीजें है क्या, उनको आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र मैंने किया जिस तरह यहां मैंने बैटरी में। अब स्टूडेंट्स आपने नाम सुना होगा ईसीजी की, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। देखिए खुदा न ख्वास्ता अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो, अगर आपके हार्ट में कोई गड़बड़ आ जाए और आप किसी डॉक्टर के पास जाए, तो हार्ट की जो डायग्नोसिस है वो ईसीजी के थ्रू मुमकिन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब उसका मैकेनिज्म क्या है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का यूज होगी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ईसीजी में इस्तेमाल होता है। वो किस तरह, देखिए आपके हार्ट की एबनॉर्मेलिटी वो ईसीजी के जरिए उसकी डायग्नोसिस की जाती है। उसका मेथडोलॉजी क्या है कि स्कैन के किसी भी पार्ट पर इलेक्ट्रोड्स रखे जाते हैं और आपके हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उस इलेक्ट्रोड के थ्रू उसकी नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी को चेक करते हैं। इसके अलावा ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, देखिए अगर आपकी ब्रेन में कोई गड़बड़ है तो डॉक्टर उसकी डायग्नोसिस के लिए आपको ईईजी लिख देते हैं कि आपने ये करना है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी क्या है, आपकी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को उसकी डायग्नोसिस करते हैं, उसको मेजर करते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं, उसको देखते हैं कि आपकी जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उसकी रिजल्ट क्या है, उसके लिए क्या मेथडोलॉजी इस्तेमाल होते हैं। देखिए वही इलेक्ट्रोड्स आपकी जो हेड है वो किसी भी पोर्शन पर वो इलेक्ट्रोड्स रखे जाते हैं और आपकी जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है वो रिकॉर्ड होते हैं। अब इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज से आपकी जो ब्रेन है उसकी एबनॉर्मेलिटी का पता लगाया जा सकता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये वोल्टेज, ये बहुत ही वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट है जो हर किसी को पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। But before going to discuss electrical potential, you must have the knowledge of the electric potential energy or electrical potential energy. देखिए अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का पता न हो तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते, उसको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का भी पता न हो तो फिर हम बहुत ही बेसिक चीज़ों से स्टार्ट लेंगे। और वो बेसिक चीज़ें जिनको हम क्लास पेप से पढ़ के आ रहे हैं वो है एनर्जी। सही। अब एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स, एनर्जी इसका नाम तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा। एनर्जी को यूजुअली डिफाइन किया जाता है द एबिलिटी, द कैपेसिटी और द कैपेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, यानी किसी ऑब्जेक्ट के काम करने की जो सलाहियत है उसको हम क्या कहते हैं, तवानाई कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। यानी ये जो मैं राइटिंग बोर्ड पर कर रहा हूं ये बेसिकली क्या है, ये मेरा एनर्जी है।
यानी ये मेरे काम करने की सलाहियत क्या शो करते हैं, यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं काम कर रहा हूँ, ये सलाहियत, इस काम की सलाहियत, इस लिखने की जो सलाहियत है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो मुझ में है, इसलिए मैं यहाँ लिखने के काबिल हो, यहाँ मैं राइटिंग कर सकता हूँ। अब स्टूडेंट्स, usually we have two types of energy. Electric energy mean kinetic energy and potential energy. देखिए, we have two type of energy, kinetic energy and potential energy. Clear? अब काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अगर मुख्तसर अल्फाज में मैं यूं कहूं, काइनेटिक एनर्जी मीन एनर्जी ऑफ मोशन, energy of motion. Clear? Potential energy mean energy of position, energy of position. Clear? अब स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ मोशन यानी जब आप मूव कर रहे हैं, जब आप जा रहे हैं, तो आपके पास जो एनर्जी एसोसिएट होती है, आपके पास जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी कहलाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, इस मोशन की वजह से जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के पास होती है, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी की। क्लियर? अब पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ द पोजीशन। अब स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को जरा समझने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी, वैसे तो हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ द पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी जब हम बात करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, आपने एक बात याद रखनी है और वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर? अगर एमसीक्यूज में आ जाए इस तरह, पोटेंशियल एनर्जी is associated with फर्स्ट ऑप्शन में कंजर्वेटिव फोर्सेस, सेकंड ऑप्शन बी में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, थर्ड ऑप्शन सी में बोथ, और फोर्थ ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अब आपने कौन सा ऑप्शन मार्क करनी है, पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद conservative forces, non-conservative forces, both. So the correct option is this one. यानी पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ एसोसिएट होते हैं। अब ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है क्या? देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट हो, लेट्स से दिस, इस ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स, लेट्स से एफ, अमल कर रहा हो, ये ऑब्जेक्ट इस फोर्स की वजह से मूव करेगा, लेट्स से इन दिस डायरेक्शन। यहां पर इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन थी पोजीशन ए, अब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है पोजीशन बी। इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दिया, सही है? अब स्टूडेंट्स, अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव हो तो ये फोर्स इन दो पोजीशन के बीच जो डिस्टेंस है उनकी लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि उसकी जो इनिशियल पोजीशन है आईपी और इसकी जो फाइनल पोजीशन है एफपी, उस पर डिपेंड करेगा। अब ये फोर्सेस कौन कौन है, कौन कौन सी फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस है? तो याद रखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, and electrostatic force or coulombic force are coulombic forces. These two forces lies
एंड द अम्ब्रेला ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, और भी हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, कौन कौन से हैं, उसको डिफाइन किस तरह किया जाता है? वो फोर्सेस जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर नहीं बल्कि उसकी जो डिस्प्लेस्ड डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करे तो उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो, फॉर एग्जांपल कोई रेजिस्टिव फोर्स हो जिसको हम फ्रैक्शनल फोर्सेस कहते हैं, या वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस, विस्कस ड्रैग फोर्सेस या इररेजिस्टिव फोर्सेस हो, तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये जो डिस्टेंस है पोजीशन ए और पोजीशन बी के बीच, उसी पर डिपेंड करेगा। फाइनल और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ द पोजीशन, इसको हमने नाम दिया पोटेंशियल एनर्जी, और हमने ये भी कहा कि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ एसोसिएट होते हैं। अब कंजर्वेटिव वो फोर्सेस हैं जो पोजीशन पर डिपेंड करता है, इसलिए अगर आप उस पर थोड़ी सी नजर दौड़ाए तो यहां पर पोजीशन, लफ्ज पोजीशन आपको नजर आ जाएगा। एनर्जी ऑफ द पोजीशन, उसकी करस्पॉन्डिंग जो फोर्स है उसमें हम कंजर्वेटिव फोर्सेस में फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बारे में जिक्र करते हैं, इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ एसोसिएट होगी। यहां तक तो क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स, उसमें हम इस डिफिनेशन को मजीद एक्सप्लोर करेंगे, यानी उसके बारे में मजीद पढ़ेंगे, सही है। पहला हम ये डिफिनेशन अप्लाई करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स में इस डिफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो हमने समझ लिया, पर प्रॉपर समझ तब आएगी जब हम उसको किसी फोर्स फील्ड में डिस्कस करेंगे। फोर्स फील्ड है क्या? फोर्स फील्ड मीन ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस है एंड वी हैव अ फील्ड, सो उसकी जो म्यूचुअल इफेक्ट है फोर्स फील्ड बन जाता है, सही है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड से फिर हम जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पर या कूलम्बिक फील्ड में, सही है। उनसे ग्रेविटेशनल फील्ड से हम चीज़ें काफ़ी करेंगे और उधर फेस्ट करेंगे, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, और उसके अलावा डिससिमिलरिटीज़ भी इक्के दुक्के हैं। जो स्ट्रेंथ है उसमें डिससिमिलर है, उसके अलावा जो उसकी अट्रैक्टिव रिपल्सिव नेचर है उसमें भी डिससिमिलर है, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो है वो इन दो फोर्सेस में सिमिलर हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, दिस इज आवर होम प्लेनेट अर्थ, जिस पर हम रह रहे हैं, सही है। अब स्टूडेंट्स, लेट्स से कोई भी ऑब्जेक्ट लेट्स से दिस वन, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, इस ऑब्जेक्ट को मैं फ्रीली छोड़ देता हूं। अब इस ऑब्जेक्ट को जब मैं फ्रीली छोड़ता हूं तो ये ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा? यू जाएगा, क्लियर, या यू जाएगा या यू जाएगा, नहीं, बल्कि ये ऑब्जेक्ट जब मैं उसको छोड़ता हूं तो ये मोशन शुरू करेगा टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ सम काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। अब स्टूडेंट्स, यहां ये ऑब्जेक्ट जो है जब हम उसको इधर छोड़ते हैं तो ये क्यों इधर आ जाते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कानून कुदरत की वजह से ये ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ मोशन शुरू करता है। तो ये ऑब्जेक्ट जब मैंने छोड़ दिया तो ये नीचे की तरफ
और मोमेंट स्टार्ट कर दिया, ये मोशन, ये मोमेंट जो है, ये ऑब्जेक्ट तब रेस्ट में आएगा, ये ऑब्जेक्ट तब रुकेगा जब वो पहुंच जाएगा टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर? ये वाला, लेट्स से this was the mass, this was the initial position of the object A। सही है, जिस पोजीशन पर मैंने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा था। अब एक और पोजीशन में लेता हो, ये पोजीशन बिल्कुल अर्थ के सरफेस के ऊपर है और उस पोजीशन को मैं नाम देता हूं पोजीशन बी। अब स्टूडेंट, ये वर्क कौन कर रहा है? ये वर्क ग्रेविटी कर रहा है और ये वर्क पॉजिटिव कंसीडर होगी। सही है, ये जो वर्क है ये पॉजिटिव कंसीडर होगा। अभी ये नेगेटिव पॉजिटिव वर्क का कंसेप्ट क्या है ये भी आपने समझना है। देखें, ऑब्जेक्ट यू मूव कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू दिस अर्थ, वो भी किस डायरेक्शन में लगते हैं? वो भी इस डायरेक्शन में है, लेकिन नीचे की तरफ है। अट्रैक्टिव ने ये ऑब्जेक्ट भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों की जो डायरेक्शन है फोर्स की और ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसकी बीच जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो वर्क का जो फार्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। क्लियर? सही है। अब स्टूडेंट्स को हम लिख सकते हैं एफ cos थीटा। सही है। अब थीटा जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, तो यहां पर एफ cos 0, और हमें पता है इस चीज का cos 0 इज इक्वल टू 1, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस, बट द वर्क डन एज पॉजिटिव इस केस में। अब स्टूडेंट्स, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट फील्ड, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड लेके जा रहे हैं। देखिए जो सारा डिस्कशन है ये हम किस लिए करते हैं? टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। सही है। अब ये एक्सटर्नल वर्क इस ऑब्जेक्ट पर हो रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, तो स्टूडेंट्स लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट एज नाउ हियर। क्लियर? क्योंकि हमने छोड़ा था, जब छोड़ के यहां रुका था ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट अब अर्थ की जो सरफेस है उस पर पड़ा है। सही है। अब स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल वर्क डन की वजह से ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। लेट्स से हमने एक्सटर्नल वर्क कर दिया और ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से, इस पोजीशन से यहां तक पहुंचाया, फिर यहां से यहां तक पहुंच गया और फाइनली जो डिजायर पोजीशन था हमारा, यहां तक हमने इस ऑब्जेक्ट को पहुंचा लिया। सही है। अब स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसका हमें पता है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी है क्या, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है mgh। m किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और h जो है हाइट है। लेकिन याद रखिए ये फार्मूला तब अप्लाई होगा, याद रखिए जब ये जो हाइट है ना, जिस हाइट पर हमने ये ऑब्जेक्ट वहां रखा हुआ है, ये लेस हो उस प्लैनेट की, उस अर्थ की रेडियस से। सही है। अब अगर ये वाला कंडीशन में यू रखो लाइक दिस, अगर h बढ़ जाए r से, तो फिर क्या होगी? ये वाला केस फिर हम अप्लाई नहीं करेंगे। फिर हम पोटेंशियल एनर्जी को, जो पोटेंशियल एनर्जी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, 9th में पूरा ये चैप्टर है ग्रेविटेशन का, 9th और फर्स्ट ईयर में, उसमें आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो फिर हम अप्लाई करेंगे
एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट यहाँ तो अब हम इस केस में बात कर रहे हैं ना, ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, सही है, तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये है, लेट से मैं कोई भी रैंडम नंबर लेता हूं, कोई भी रैंडम नंबर, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उस ऑब्जेक्ट की 0 जूल है, सही है, क्योंकि यहां पर H हमारे पास 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। ये उसको मैं 0 पॉइंट B कहता हूं, 0 पॉइंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी और रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट यानी एक ऐसी पॉइंट है जिसका हवाला देकर हम किसी भी पॉइंट, ये जो ऊपर पॉइंट्स है उस पर पोटेंशियल एनर्जी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। लेट्स से यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 5 जूल है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 10 जूल है, और फाइनली यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 15 जूल है। आप स्टूडेंट से कहेगा कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये कहाँ से आ गई, तो बिल्कुल कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ये मैंने कोई भी रैंडम नंबर लिए, आप यहाँ 10 जूल लिख सकते हैं या 15 या 20, जो भी आपकी मर्जी है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं, सही है, तो बेसिकली वी आर चेंजिंग द पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या, एनर्जी ऑफ द पोजीशन, तो यहां पर इस पोजीशन पर एनर्जी, इस पोजीशन पर एनर्जी, इस पोजीशन पर एनर्जी एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी, तो एनर्जी ऑफ द पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट है ये वाला डेफिनेशन अब यहां अप्लाई हो सकता है। एक्सटर्नल वर्क डन हम कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर लेके जा रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज 0 जूल, 5 जूल, 10 जूल, 15 जूल एंड सो ऑन। क्लियर? अब स्टूडेंट्स ये वाला कॉन्सेप्ट यहां से क्लिक करेंगे, उसको कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट करेंगे, लेकिन एक बात आपने याद रखना है, और वो क्या है, वो ये है कि यहां पर जो फोर्स लग रहा था इनिशियली, वो फोर्स था Fg इज इक्वल टू mg, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स था जो इंटरनल वर्क कर रहा था, जो उस ऑब्जेक्ट को यहां से इस सरफेस तक पहुंचाया। यहां पर ऑब्जेक्ट हमारे पास था m, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या था, m था। क्लियर? अब वहां पर देखिए, और यहां पर जो फील्ड था वो ग्रेविटेशनल फील्ड था, ग्रेविटेशनल फील्ड था। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब यहां पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इज इक्वल टू QE। क्लियर? अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, क्यों, सही, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, लेकिन एक बात याद रखिए यहां पर हमने अर्थ मास सिस्टम डिस्कस कंसिडर किया, यहां पर कोई भी दो फ्लैट हम लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट, सही है। अब एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब उनकी बीच जो फील्ड डेवलप है, जो फील्ड बन गई है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जो फील्ड लाइंस है वो सेम डायरेक्शन में है और इक्वली स्पेस्ड है, इस वजह से हम नाम देते हैं इस फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक तो क्लियर है ना? अब स्टूडेंट्स, जिस तरह यहां मैंने कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली छोड़ दिया था, यहां कोई भी चार्ज पार्टिकल लेट से प्लस Q0 में फ्रीली छोड़ देता हूं, तो अब ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, बिकॉज
यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू mg अमल कर रहा था, यहाँ पर F इज इक्वल टू Fe is equal to QE. So because of this force, the charge start moving toward the negative plate. और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है, चार्ज पॉजिटिव है, अट्रैक्शन है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो इनके बीच रिपल्जन है, क्योंकि ये जो चार्ज हमने इधर लिया हुआ है ये खुद ही पॉजिटिव है, और चार्ज ये जो प्लेट है ये तो पॉजिटिव प्लेट है, तो उसको धक्का देगा, रिफिल करेगा, तो यहाँ ये इस तरफ मोशन करेगा। बट सर्टन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उसकी जो ऊपर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, लिखा है मैंने, और उसकी जो मोशन है उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगेन उसी प्लेट को हम कंसिडर करेंगे, लेकिन अब जिस तरह हमने एक्सटर्नल वर्क डन किया और इस ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड लेके गया, यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क डन हम करेंगे, और ये जो चार्ज पहले केस में जिसको हमने फ्रीली छोड़ दिया था, अब इस चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाएंगे। क्लियर? लेकिन एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, वो क्या है, चार्ज मस्ट बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये जो चार्ज हम मूव कर रहे हैं ना अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस चार्ज मस्ट बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इसका मतलब क्या है, यानी इस चार्ज की जो वेलोसिटी है, चार्ज विल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? या यूं हम कह सकते हैं कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगी, या यूं हम कह सकते हैं कि उस चार्ज की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वह उस चार्ज की फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हम तब अचीव कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करेगा कौन, एक्सटर्नल फोर्स, एंड दिस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, या ये नेगेटिव सिंबल यहाँ लिख सकते हैं आप या यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन ये जो दो फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी तब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अचीव करेंगे, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो मुख्तलिफ होगी। जाहिर ये बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस यू मूव अमल कर रहे हैं और हम उस चार्ज को यू लेके जा रहे हैं, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, 180 डिग्री भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। यहाँ इस केस में अगेन द वर्क डन इज पॉजिटिव। देखिए वर्क डन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर जो वर्क डन हम करेंगे तो वो वर्क डन होगी नेगेटिव। नेगेटिव किस तरह होगी, यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर दिया इसके लिए, अगर इसके लिए हम वर्क डन कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ अमल कर रही है और जो हमारा एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये माइनस एफ एस बनेगा, क्योंकि जो एंगल बन रही है ना 180 डिग्री यहाँ बनेगी एंगल, तो वर्क डन करस्पॉन्डिंग वर्क डन क्या कंसिडर करेंगे, उसको नेगेटिव। अब यहाँ पर भी हम जो वर्क डन कर रहे हैं वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हमारे पास यू डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और हम चार्ज यू लेके जा रहे हैं, तो अगेन जो एंगल बनेगी वो 180 बनेगा, और जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव कंसिडर होगी। अब स्टूडेंट्स जिस तरह मैंने यहाँ पर दो पोजीशन ली थी, पोजीशन ए और पोजीशन बी, यहाँ कोई भी पोजीशन आप ले सकते हैं, पोजीशन बी एंड पोजीशन ए। अब वर्क डन हम कर रहे हैं, ये सिंबल मैंने यहाँ ड्रा किया हुआ है, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, यानी हम इस चार्ज को, कौन से चार्ज को, ये वाला जो चार्ज है प्लस क्यू नॉट, इस चार्ज को मूव कर रहे हैं मुख्तलिफ पोजीशंस पर, उसकी जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी है वो मुख्तलिफ होगी। जैसे यहाँ हमने क्या क्या,
यहाँ जो वर्क हम कर रहा था बेसिकली पिछले जो डिस्कशन थी उसमें हमने बताया कि बेसिकली वी आर चेंजिंग द पोटेंशियल एनर्जी जब हम अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं। या जब हम अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं तो पोजीशन बी पर आप कौन सी भी पोजीशन ले सकते हैं इन बिटवीन दीज टू पोजीशन। आप ये पोजीशन भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ पोजीशन पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मुख्तलिफ होगी। तो बेसिकली वी आर चेंजिंग द पोटेंशियल एनर्जी, बट व्हाट टाइप ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, कीप इन माइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ये दोनों हम साथ लेके जा रहे हैं, सही है, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए यहां पर इस ऑब्जेक्ट के पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसको कैसे डिफाइन किए जाते हैं? द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड with any object of mass m and gravitational field is called gravitational potential energy. क्लियर? जी मीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैंने मेंशन किया हुआ है ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही आसान है, जस्ट कॉपी पेस्ट है। The potential energy associated with any charge, any object mean any charge of magnitude, यहां of mass है, of magnitude q and electrostatic field is called electric potential energy, EVE। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट्स यहां तक तो हमने जो भी थ्योरी थी और जो भी कॉन्सेप्ट था उसको डिस्कस कर दिया। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसकी तरफ आते हैं। सही है, ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा उसको अब हम मैथमेटिक्स की ज़बान में लिखेंगे तो अब हमें आसानी होगी। सही है। अब स्टूडेंट जो वर्क डन में कर रहा था, एक्सटर्नल वर्क डन इन बोथ केसेस, यहां पर और यहां पर, तो मैं क्या कर रहा था? बेसिकली मैं पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की या उस चार्ज की चेंज कर रहा था। तो उसको मैं मैथमेटिक्स की ज़बान में यूं लिख सकूंगा, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अब स्टूडेंट्स याद रखिए, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, उस चेंज को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम नाम देते हैं डेल्टा, और पोटेंशियल एनर्जी को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उस सिंबल क्या है? यू है। सो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अब स्टूडेंट्स वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू, अब ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन हायर पोटेंशियल एनर्जी, हायर पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? और हायर यू में लिखूंगा, सही है, माइनस लोअर पोटेंशियल एनर्जी आर यू।
देखिए स्टूडेंट, यूनिवर्स में चीज़ ही फ्लो करती है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू हाइयर पोटेंशियल एनर्जी माइनस लोअर पोटेंशियल एनर्जी। अब किस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? यू ए, यानी पोजीशन ए पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन हम डिवाइड करते हैं पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो चार्ज जिसको हमने वहां कंसीडर किया हुआ है। सो बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज क्यू नॉट यू ए माइनस यू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब मैं लिख सकता हूं वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू यू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट माइनस यू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब स्टूडेंट्स, अब हम इस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं कि हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफाइन करें। यानी जो लास्ट इक्वेशन तक हम पहुंच चुके हैं, जो लास्ट इक्वेशन हमने डिराइव किया, अब उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसमें से हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए राइट साइड पर अगर आप देख ले तो एक टर्म ये है, ये वाला, क्लियर, और एक टर्म ये है। अब ये टर्म हमें बताते क्या है? यहां जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक है पोटेंशियल एनर्जी और इसके नीचे चार्ज है। इस चीज का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या हमें रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए उधर मैंने लिखा हुआ भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है V से, क्लियर। अब उसको डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज। वोल्टेज को भी हम आगे पढ़ेंगे और उसको V से डिनोट करेंगे और पोटेंशियल को भी V से डिनोट करेंगे, लेकिन उसमें अ लिटिल बिट डिफरेंस है। जो सिंबल है उसमें हम वर्टिकल और इटैलिक लिख देते हैं, तो ये आप खुद ही क्लियर करें, सही है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं U से, और जो यूनिट चार्ज है वो है Q, क्लियर। अब इस इक्वेशन को मजीद इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे फ्रॉम दिस रिजल्ट, सही। लेट्स से दिस। अब स्टूडेंट देखिए, वर्क डन फ्रॉम B टू A इज इक्वल टू Q नॉट, सही है। अब मैं ये वाला थोड़ा उसकी जगह अगर फिर से U लिखूं Q नॉट, ये तो वही चीज है ना जो आ रही है, सही है। अब इस इक्वेशन को जरा देख लीजिए, ये वाला क्या शो कर रहा है? पोटेंशियल। तो इसको मैं लिख सकता हूं VA थ्रू दिस इक्वेशन। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वाला मैंने यहां से लिख दिया और ये मजीद इसमें स्प्लिट हो रहा है, सही है। माइनस ये वाला क्या शो करेगा? पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा? डिफरेंस इन पोटेंशियल। इसको मैं किस तरह लिख सकता हूं? यहां मैंने लिखा है
हायर पोटेंशियल एनर्जी माइनस लोअर पोटेंशियल एनर्जी, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसको लिखा है डेल यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू डेल यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू डेल वी। अब स्टूडेंट्स एक और कॉन्सेप्ट की तरफ हम जा रहे हैं, जिस पोटेंशियल डिफरेंस की बात हम कर रहे थे स्टार्ट में, बलाखिर वो पोटेंशियल डिफरेंस हमने मैथमेटिकली डिराइव कर ही लिया। वो हो अब है क्या, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला हमने डिराइव कर दिया है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू दिस वन। सो डेल वी आर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज को मैं लिख सकता हूं वी ए माइनस वी बी is equal to work done from B to A divided by a unit positive charge Q। क्लियर, ये पोटेंशियल डिफरेंस का मैथमेटिकल डिफिनीशन है। अब इसको किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करेंगे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस इन पोटेंशियल आर potential difference is the work done between any two points in an electric field is called potential difference। देखिए potential difference, the work done between any two points point B and point A in an electric field is called potential difference। अब स्टूडेंट्स the work done per unit charge आपने बोलना नहीं, the work done per unit charge between any two points in an electric field, यहां पर in an electric field is called potential difference। सही है। अब स्टूडेंट याद रखिए ये वाला डिफिनेशन तो हमने लिख दिया, अब एक और डिफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर इसको भी देख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इज इक्वल टू डेल यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को यू भी डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, electrical potential energy between any two points, और मुख्तसर अल्फाज में आप यूं कह सकते हैं the difference in electric potential energy, the difference in electric potential energy per unit charge is called potential difference। Clear? According to this relation, अब स्टूडेंट्स उसकी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है क्या, इसको मैं जरा मिटाता हूं। यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन
दिस इज द फार्मूला, del V is equal to work done from B to A divided by Q naught. अब इसका जो यूनिट है वो है वोल्ट, इन द ऑनर ऑफ द अलेजेंड्रो वोल्टा। अलेजेंड्रो वोल्टा का नाम तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना होगा, एक इंतहाई जीनियस स्टूडेंट था। इसको फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द बैटरी भी माना जाता है, यानी सबसे पहले जो बैटरी है ना वो उसने बनाया था। एट द एज ऑफ 7 उसका जो बाप था वो मर चुका था और एक इंतहाई शाही और मालदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन उन्होंने अपने एफर्ट्स जो है जारी रखी और बराखिल ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया और ऐसा कंट्रीब्यूशन पेश किया जिनसे आज भी लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लिहाजा ये वोल्ट इन द ऑनर ऑफ द अलेक्जेंडर वोल्ट था। अब वर्क डन को हम जॉल के साथ, उसका जो यूनिट है वो जॉल है और जो चार्ज है वो कूलम में रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये वोल्ट बेसिकली स्टैंड फॉर वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज जो इनिशियल में हम उसका नाम ले रहे थे, ये बेसिकली दोनों ही सेम चीज है, या आप यू लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वोल्टेज। तो दोनों ही सेम चीजें हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। लेकिन वोल्टेज का जिक्र मैंने इसलिए लेट कर दिया कि यहाँ पर जो यूनिट की बात की जाती है वहां से आप बेहतर तौर पर वोल्टेज की जो मीनिंग है वो समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास वोल्टेज 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट, तो इस 1 वोल्ट का मतलब क्या होगी? सही है। या स्टूडेंट मैं यूं भी कह सकता हो कि अगर कोई चार्ज हो, लेट से डिस्चार्ज, और इस चार्ज को जो एनर्जी मिल रही है यू, वो बराबर हो 1 जूल की, और जो चार्ज है वो 1 कूलम हो। 1 कूलम is not the charge of a single electron or proton, it is the charge of a many number of electrons and proton। यानी एक कूलम में बहुत से चार्जेस है। जो हमारा इनिशियल लेक्चर है उसमें हमने उस चार्ज 1 कूलम की जो मैग्नीट्यूड है नंबर ऑफ चार्जेस की, वो हमने कैलकुलेट किया था। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखी तो जो इनिशियल लेक्चर उसमें काफ़ी डिटेल के साथ हम ये चीज़ें कर चुके हैं। अगर एक चार्ज 1 कूलम हो और इसको 1 जूल एनर्जी मिल रही होती है, लेट से दिस इज 1 जूल 1 कूलम, तो जो करस्पॉन्डिंग वोल्टेज है वो कितनी होगी? वो हो 1 वोल्ट होगी। देखिए अब अगर इस सेम चार्ज को, इस सेम चार्ज है हमारे पास, ठीक है, देखिए अगर वोल्टेज 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, तो इट मीन 12 जूल ऑफ एनर्जी इस 1 कूलम चार्ज को मिल रही है। देखिए अगर आपके पास कोई बैटरी है, लेट से कोई भी बैटरी है, क्लियर, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, यहाँ कोई भी एक्सटर्नल लोड हमने लगाया हुआ है, ये कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन हो सकता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास यहाँ क्या है? 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट। यानी ये जो दो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं ना,
पॉजिटिव और नेगेटिव इनकी बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है 12 वोल्ट। अगर एक चार्ज को 12 वोल्ट मिल रही है, लेट से 1 कूलम ऑफ चार्ज है, उसको 12 वोल्ट मिल रही है, तो ये यहाँ आएगा, ये 12 वोल्ट एनर्जी जो है यहाँ डिसिपेट करेगा। दिस 12 वोल्ट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड हियर बाय रनिंग द इलेक्ट्रिक मशीन, और ये चार्ज फिर से जाएगा खाली हाथ, उसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी, यहाँ फिर से उसको जो एनर्जी मिलेंगी और फिर से ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और ये सिलसिला इस तरह जारी रहता है। तो ये एनर्जी कौन दे रहा है? ये एनर्जी बैटरी दे रहा है, सही है। यानी इसको एनर्जी मिल रही होती है, सही है, और ये चार्ज मूव कर रहा है, एक्सटर्नल लोड इससे चल रहा है, सही है, और ये एनर्जी उसकी यहाँ यूटिलाइज हो रही है। अब स्टूडेंट्स, जितना वोल्टेज ज़्यादा हो उतनी ही एनर्जी उसको ज़्यादा मिलेंगी पुशअप के लिए, सही है। तो ये थी कॉन्सेप्ट बिहाइंड वोल्टेज की और पोटेंशियल डिफरेंस की। 12 वोल्ट 12 जॉल ऑफ एनर्जी पर कूलम चार्ज। अब स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन करूंगा, उसको थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। स्टार्ट में मैंने एक बात कही थी, जब मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल फील्ड में जब हम काम कर रहे थे तो हमने रेफरेंस पॉइंट का जिक्र किया, और पोटेंशियल एनर्जी जब भी आप मेजर करना चाहते हैं तो आपने ये बात याद रखना है कि आपने रेफरेंस पॉइंट नहीं बोलना, सही है। अब स्टूडेंट्स याद रखिए, यहां पर कोई सोर्स चार्ज है, लेट्स से Q, सही है। अब ये चार्ज, इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स से एक्सटेंड हो गया है, सही है। हम कहाँ पे रुकेंगे? यहाँ पर नहीं, बल्कि उसकी जो फील्ड है वो इनफाइनाइट है या इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो गया है, सही है। यहाँ जो सोर्स चार्ज ने जो पोटेंशियल क्रिएट किया है तो वो हो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड है, तो जो पोटेंशियल है वो लाजमन इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होगी। तो आपने एक पॉइंट याद रखना है, पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पोटेंशियल की बात हम कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ही प्रॉपर्टी है, सही है। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो आपके पास पोटेंशियल होगी, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो फिर होगी ना होगी, सही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो पर पोटेंशियल ना हो, बिल्कुल हो ही सकता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि पोटेंशियल, ये जो सोर्स चार्ज है एस, उसने जो फील्ड क्रिएट किया है वो टुवर्ड इन्फिनिटी ये एक्सटेंड हो गया है। अब इसकी जो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है वी, वो भी ये ई है, वो पोटेंशियल भी टुवर्ड द इन्फिनिटी वो एक्सटेंड हो गया है। अब स्टूडेंट, हम कौन सी रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हैं? यहाँ पर कोई पोटेंशियल या वो रेफरेंस पॉइंट वो फाइंड जहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 हो, या वो पॉइंट जिस पर हम कोई चार्ज ले सकी और वो चार्ज इस सोर्स चार्ज की पोटेंशियल से आजाद हो, या किसी भी
चार्जेस की पोटेंशियल से वो आजाद हो। अब स्टूडेंट्स, तो हम कहाँ रुकेंगे? यहाँ नहीं, यहाँ पर है पोटेंशियल, यहाँ, बल्कि वो पॉइंट जो है वो आप कितनी भी किलोमीटर जाके आप इसको चूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल की बात का हम कर रहे हैं वो टुवर्ड इन्फिनिटी, वो एक्सटेंड हो गए हैं, वो चले गए हैं। लिहाजा जो रेफरेंस पॉइंट हम चूज करते हैं वो कोई इनफाइनाइट पॉइंट हम चूज करेंगे। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट हमने 0 पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट टुवर्ड सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिडर किया था, सही है। वहां पर हम जो रेफरेंस पॉइंट है, जो 0 पॉइंट है, वो इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक और शक्ल इख्तियार करेगा, और वो पोटेंशियल को हमने लिखा था वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स, हम वर्क कर रहे हैं फ्रॉम बी टू ए, तो कीप इन माइंड ये पॉइंट बी कौन से पॉइंट है? वो पॉइंट है ये 0 पॉइंट रेफरेंस पॉइंट, जहां पर इस सोर्स चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल 0 है, और इसको हम U लेके आ रहे हैं, तो इसको मैं U लिख सकता हूं इन्फिनिटी। इसके पॉइंट बी को मैं रिप्लेस करूंगा इन्फिनिटी से, और ए को मैं वैसे ही लिखूंगा टू क्यू नॉट। अगर इस चीज को मैं हटा दूं सब्सक्रिप्ट को, तो ये फेवरली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे द वर्क डन bringing a unit positive charge from infinity to that point where we want to find the electric potential। आसान डिफिनीशन। वर्क डन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to that point A, where we want to find the electric potential। तो ये थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। अब स्टूडेंट्स, एक और बात आपने याद रखनी है। आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंसेप्चुअल लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को उसकी समझ आई होगी। इतना आसान भी नहीं है। अगर किसी को एक मर्तबा देखने में समझ नहीं आया, दूसरी दफ़ा देख लीजिए, तीसरी दफ़ा देख लीजिए, चौथी दफ़ा देख लीजिए, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। आसान बातें हैं, पर आप लोगों की तवज्जो और ध्यान की ज़रूरत है। अब स्टूडेंट, we have 2 types of charges: positive चार्ज और दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब इस चार्ज की पोटेंशियल और इस चार्ज की पोटेंशियल क्या होगी? देखिए, याद रखिए, द पोटेंशियल
the potential produced by an isolated positive charge will be considered positive. अब ये मैंने क्यों लिखना चाहा? कीप इन माइंड, पोटेंशियल may be negative, potential may be negative, positive और जीरो। पोटेंशियल हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो मैंने क्या लिखा? द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज will be considered positive। आइसोलेटेड क्या है? जो बिल्कुल अलहदा हो। मतलब अगर कोई एक चार्ज है, सही है, ये हमारे पास क्या है? आइसोलेटेड है, तो यहाँ पर जितनी भी चार्जेस हैं उससे उसका राबिता बिल्कुल नहीं होगा। ये सेपरेटली हम कंसिडर करेंगे। चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करते हैं सिचुएशन पर। अब दूसरा की पॉइंट्स है, पॉइंट द पोटेंशियल produced by an isolated negative charge is called negative potential। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल ये तो हमने समझ लिया। अब जीरो पोटेंशियल, उसका कंसेप्ट और आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया कि ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब पोटेंशियल ना हो। देखिए, पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर पोटेंशियल होगा। अब ऐसा कोई सिचुएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो पर पोटेंशियल ना हो, तो वह कौन सी सिचुएशन हो सकती है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सही है, एक है नेगेटिव चार्ज और एक है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, बाकी जो साइंस है उसकी साइन अपोजिट्स। अब हमने पढ़ा था इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। क्लियर? दिस and this some electric field line will clear यहाँ पर like this। अब स्टूडेंट्स, एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। उस पॉजिटिव चार्ज की जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल V पॉजिटिव होगी, उस चार्ज की जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल नेगेटिव होगी, V नेगेटिव। और हमने ये एज्यूम किया है कि ये दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में सेम है, तो ये अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शंस में है, यानी उसकी डायरेक्शन एक ही है, फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। सही है? अब स्टूडेंट्स, यहां पर एन बिटवीन जो पॉइंट्स है यहां पर पोटेंशियल जीरो होगी, पोटेंशियल V
नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ पर उसकी कुछ वैल्यू, अगर आप उसको हम आइसोलेट कंसिडर करें, यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू होगी, इसको भी अगर आइसोलेटेड कंसिडर करें, इसको भी कोई वैल्यू होगी, ये हमने कंबाइन ली हुई है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इन बिटवीन जो रीजन है उसमें पोटेंशियल 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, लेट्स से यहाँ पर अगर पोटेंशियल की 12 यूनिट है, 12 यूनिट, और यहाँ पर +12, यहाँ पर -12 यूनिट है, तो ये इफेक्ट जो है एक दूसरे का कैंसिल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव स्टिल इलेक्ट्रिक फील्ड बट द पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0। क्लियर? ये पॉइंट हमने क्लियर किया। अब स्टूडेंट एक और सिचुएशन हो सकता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 10 चार्जेस है, यहाँ पर 10 चार्जेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर 5 चार्जेस हैं, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर पोटेंशियल को मैंने नाम दिया है V1, यहाँ पर पोटेंशियल को मैंने नाम दिया है V2। अब V1 ग्रेटर देन V2, V1 इक्वल टू V2 और V1 लेस देन V2, कौन सा कंडीशन सही हो सकता है? वैसे अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड को अगर हम देख ले तो probably this condition seem to be true, V1 greater than V2। लेकिन अगर आप नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो this condition is not correct, this condition is seem to be true। वो कैसे? देखिए अगर यहां आपके पास पोटेंशियल क्या है, उस चार्जेस के वजह से 10 यूनिट आपके पास पोटेंशियल है, 10 यूनिट। आपके पास करस्पॉन्डिंग चार्जेस कितने हैं? 10 है, तो आपके पास 1 आएगा। यहां पर 5 यूनिट पोटेंशियल है, उस करस्पॉन्डिंग चार्जेस 5 है, तो 1 आएगा, 1 इक्वल टू 1। तो ये जो पोटेंशियल है वो क्या है? वो हमारे पास सेम है। तो ये भी एक कंसेप्चुअल पॉइंट है। अच्छा जी, आज के लेक्चर का जो खुलासा है, जो कि पॉइंट्स है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, वो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफिनीशन हमने किस तरह डिफाइन किया? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट bringing a unit positive charge from a reference point generally taken as infinity, जो हमने infinity लिया, to that point without acceleration। और that point वो बेसिकली हमारा पॉइंट A है जिस पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी थी। सही है? आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मैथमेटिकली W वो जो पॉइंट है जिसके बीच हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, जनरली वो पॉइंट जिस जो रेफरेंस हमने लिया है वो इन्फिनिटी हमने लिया हुआ है, और ये जो P वही A पॉइंट है, पोजीशन A है। अभी हमने एनी पॉइंट हम ले सकते हैं, तो मैंने नाम दिया P, और ये जो एक्सटर्नल वर्क डन है डिवाइडेड बाय Q नॉट, ये इसकी मैथमेटिकल रिलेशन है। अब याद रखिए, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, SI यूनिट इज वोल्ट विच इज इक्वल टू जूल पर कूलम। उसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो ये है, ये बहुत ही आसान है। देखिए डायमेंशनल फार्मूला अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो न्यूटन जूल बराबर है न्यूटन मीटर की, और कूलम अपनी जगह। सही है? अब न्यूटन मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है? और ये मीटर हो गया डिवाइडेड बाय कूलम। आप मजीद आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर mm के साथ। सही है? पर कूलम इनटू सेकंड स्क्वायर।
अब स्टूडेंट्स सेकंड को सेकंड से आप डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए 1 सेकंड मैंने यहाँ लिख दिया और 1 सेकंड यहाँ लिख दिया, तो अब किलोग्राम मीटर स्क्वायर ये सेकंड क्यूब बन जाएगा, सही है। और ये वाला असल में चार्ज है क्यू बटे टी, यानी यहाँ चार्ज है और यहाँ सेकंड है, तो करंट बनेगा आई। इसे आप आसानी के साथ ये डायमेंशनल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। V पोटेंशियल में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये हमने डिस्कस कर दिया। देखिए अब जो दूसरा की पॉइंट है, V पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट एट इंफिनिटी वेयर V इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। जहाँ इंफिनिटी पर कोई भी दूर पॉइंट, वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हम लेंगे, जीरो। पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है वो डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर। अब एक और चीज़ हमने डिस्कस कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ही आसान है, वर्क डन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आप कोई भी दो पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसिडर कर सकते हैं और आप जब वर्क कर रहे हैं इन दो पॉइंट्स के बीच किसी भी चार्ज पर, तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने इन्फिनिटी जो रेफरेंस पॉइंट लिया, जहां से मैंने इस चार्ज को लेके आया किसी पॉइंट तक, वो पॉइंट किसी कोई भी पॉइंट हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल स्टिल, यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस ही होगी, सही है। आप यूं ना कहे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई भी दो पॉइंट्स आप ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो उसके बीच जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, नहीं, बल्कि ये पॉइंट जो मैं इन्फिनिटी पर कंसिडर करता हो, ये पॉइंट जो मैं इन्फिनिटी से या इन्फिनिटी पर लेता हो, तो दिस इज still potential difference between this infinite point and this point where we want to find the magnitude of the electric potential। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सही है। इट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। इट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वोल्टेज। यूनिट इज वोल्ट, यूनिट इज सेम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट डजंट डिपेंड ऑन एनी रेफरेंस पॉइंट। याद रखिए, बहुत ही अहम पॉइंट है। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, जिस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है। आप कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट, उसके बीच जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको इंडिकेट करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला है, इनसे आप डिराइव कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू टाइम द डिफरेंस एंड द पोटेंशियल। और आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस किसी पॉइंट पर, किसी पोजीशन पर उसकी वैल्यू दी गई हो और साथ में जो चार्ज की मैग्नीट्यूड हो वो भी दिया गया हो, तो आप करस्पॉन्डिंग वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस वर्क डन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, और जो एक्सटर्नल और एक्सटर्नल वर्क डन है वो हम कर चुके हैं। अब स्टूडेंट याद रखिए, अगर वर्क डन हमारे पास जीरो हो तो इट मीन ये भी जीरो हो जाएगा, सही है। राइट साइड ऑफ द इक्वेशन विल बिकम और विल टेक VB इज इक्वल टू VA। तो पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट A। अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए जब वर्क डन जीरो हो, वर्क डन जब जीरो हो तो ये पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट A। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात हमने की थी,
वर्क डन एलॉन्ग ए क्लोज पाथ। देखिए अगर आपके पास कोई क्लोज पाथ हो, सही, यहाँ से आपने शुरुआत की, वर्क कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक अगेन पहुँच जाते हैं, तो आपकी वर्क डन 0 कंसिडर हो जाएगी। यहाँ पर अगर आपके पास वर्क डन 0 हो तो इट मीन दैट जो भी 2 पॉइंट्स आप कंसिडर किए हैं उनके जो पोटेंशियल है वो सेम होगी। तो ये था आज का लेक्चर। मेरे ख्याल में बहुत लंबा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो गई होगी, लेकिन इसमें जो बुनियादी कॉन्सेप्ट थी, ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक था। वैसे मैं ये भी कर सकता था कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफिनीशंस और उसकी जो की पॉइंट्स है, उसकी जो यूनिट है वो आसान होता, पर हम तो कंसेप्ट के पीछे भाग रहे हैं ना। देखिए बुनियादी चीज़, असल चीज़ तो कंसेप्ट है। ये चीज़ें तो आपको किसी गाइड में मिलेंगा, किसी नोट में भी मिलेंगी, ये चीज़ें सही है, लेकिन किताबों में स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें लिखी होती है, सही है, उनकी बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है वो हमने समझना है। देखिए फिजिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। हाँ देखिए आप किसी भी चीज़ को डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, सही है, उसको आप डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा हमारी कोशिश यही होगी, जितना हमारा इल्म है, जितना हमारे ऑब्जर्वेशंस है, हमारा मुशाहिदा है, जितना हम जानते हैं उतना ही हम कोशिश करेंगे और इस चीज़ को मिल के आसान बनाएंगे और इस चीज़ों को कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस आई थिंक पोटेंशियल ग्रेडियंट और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो आपके जितने भी रिलेटिव्स है, आपके जितने भी दोस्त है, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इस लेक्चर से अगर आपने कुछ सीख लिया हो, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर करते जाएं, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो जाएंगे और आगे भी होते रहेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।